नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यानिवास मिश्र के बारे में और इनका जो निबंध है हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो पॉइंट है पहला कि पंडित विद्यानिवास जो मिश्र का जन्म है वो कब हुआ था? मकर संक्रांति को, जो 1982 विक्रम संवत। अगर हम विक्रम संवत में देखेंगे तो 1982 है और अगर हम ईस्वी में देखेंगे तो 14 जनवरी 1926 को ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में हुआ था। अगला पॉइंट है कि विद्यानिवास मिश्र के पिताजी जो थे वो कौन थे? पंडित नारायण मिश्र थे, एक प्रसिद्ध वकील भी थे। उसके बाद मिश्र जी की प्रारंभिक जो और माध्यमिक शिक्षा थी वो गोरखपुर में हुई थी और 1945 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किए थे। ये इतना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से देखते हैं अगला पॉइंट कि विद्यानिवास मिश्र जी साहित्य को ही अपना मुख्य कर्म क्षेत्र बनाए। वे राहुल संकृत्यायन के सानिध्य में हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े थे। सन 1952 से सन 1956 तक विंध्य प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में अध्यक्ष पर रहे। तत्पश्चात 1956 से 1957 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में कार्यरत रहे। उसके बाद 1957 से 1968 तक ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत तथा भाषा विज्ञान के अध्यापक भी रहे हैं। उसके बाद मिश्र जी ने 1968 से 1977 तक संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किए। इसके बाद 1977 से 1985 तक कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ आगरा में निर्देशक तथा आचार्य के पद पर रहे। मिश्र जी सन 1985 से 86 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या संकाय में अतिथि प्राचार्य के रूप में भी कार्य किए थे। 1986 से 1989 तक इसी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी रहे थे। उसके बाद मिश्र जी ने सन 1992 से 1994 तक नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे तथा इसी बीच राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे थे। उसके बाद मिश्र जी जो थे मासिक पत्रिका साहित्य अमृत के प्रधान संपादक भी रहे। इसके अतिरिक्त विज्ञान संस्कृति और दर्शन इतिहास के संपादक भी ये रहे थे। फिर इन्होंने भारत पत्रिका के प्रधान संपादक भी रहे। हिंदू मत का विश्वकोश आदि के संपादक रहे। ये जो पत्रिकाएं हैं इनके संपादक विद्यानिवास मिश्र रहे हैं। फिर मिश्र जी ने विदेशों में भी अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे, जिसमें फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालय और वाशिंगटन विश्वविद्यालय आदि महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद इन्होंने रोमानिया की भी यात्रा का वर्णन जो है तमाल के झरोखे नामक निबंध संग्रह में की है और तोमार की मन आचे नामक निबंध में की है। ये जो है हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक एवं निबंधकार मिश्र जी स्वयं को ब्रह्मानंद कहते हैं। क्या कहते थे? ब्रह्मानंद कहते थे।
छंदम नाम से बहुत इन्होंने रचनाएं भी की थीं। अगला पॉइंट है कि मिश्र जी संस्कृत के मर्मज्ञ प्राध्यापक रहे हैं, किंतु उनका झुकाव जो है हिंदी साहित्य पर रहा। इस बारे में वे स्वयं कहते हैं कि संस्कृत पढ़कर हिंदी में लिखने की प्रेरणा मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिली और उन्हीं से सीखा कि संस्कृत की शिक्षा का अर्थ है संस्कृत के सिर के फूल की तरह धारण करना। उन्हीं से सीखा। किससे? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि निबंध को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का कारण बताते हुए मिश्र जी कहते हैं, मैं साहित्य को व्यवसाय के रूप में नहीं लिया। कहते हैं कि जो हिंदी है और साहित्य है, जो भी मैंने पढ़ा है उसे व्यवसाय के रूप में नहीं लिया। बचपन से ही मुझे अच्छी भाषा का संस्कार प्राप्त करने की रुचि थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मिश्र जी हैं वो हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध ललित निबंधकार भी हैं। इन्होंने ललित निबंधों की शुरुआत जो है 1956 में की है। इन्हें ललित निबंधकार भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय के साथ विद्यानिवास मिश्र को भी ललित निबंधकारों को त्रयी में शामिल किया जाता है। विद्यानिवास मिश्र का निधन जो है वो कब हुआ? 14 फरवरी 2005 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, निबंध संग्रह हैं, उन्हें देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो और नेट जेआरएफ हो, इसमें तो अनिवार्य है पूछना। तो पहले इनके हम निबंध लेख संग्रह देखते हैं। पहला इनका निबंध है चितवन का छां। चितवन की छां प्रथम निबंध संग्रह है। ये जो इसका समय है 1952 से 1953 तक। फिर उसके बाद है कदम की फूली डाल। इसका समय है 1955 से 56। फिर है तुम चंदन हम पानी। ये है 1956। फिर है आंगन का पंछी और मन बंजारा मन। आंगन का पंछी और बंजारा मन, उसका समय है 1962। अगला है मैंने सिल पहुंचाई 1966। फिर है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। इसका समय है 1972। फिर है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये हमारे सिलेबस में भी है, आज इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका समय है 1974। फिर है साहित्य का प्रयोजन। क्या है साहित्य का प्रयोजन? फिर है साहित्य की चेतना। मेरे निबंध मेरी पसंद के 1974 का है। मैं निर्णायक क्यों बनूं, कटीलों तारों का आर पार 1976 का है। फिर है परंपरा बंधन नहीं, इसका समय है 1976। फिर है अस्मिता के लिए 1980। महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये सब आए हुए एग्जाम में हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उसके बाद है निज मुख मुकुर। ये जो है 1980 का है। निज मुख मुकुर 1980 का। फिर है कौन तू फुलबा बीना निहारी। कौन तू फुलबा बीना निहारी। फिर है तमाल के झरोखे से। फिर है भरमानंद के पत्र। ये जो है 1981 तमाल के झरोखे और भरमानंद के पत्र। अगले देखते हैं इनके निबंध संग्रह। काफी निबंध संग्रह हैं इनके। संचरणी जो है 1982 को। फिर अंगद की नियति 1984। फिर है लागो रंग हरी। लागो रंग हरी श्याम रसायन है, ये है 1985।
फिर है अग्निरथ 1985, फिर है गांव का मन 1985, फिर है शेफाली झर रही है 1987, फिर है नैर नारे और चुनौती 1988, भारतीयता की पहचान 1989, फिर है सोहम 1991, फिर है देश धर्म और साहित्य 1992, फिर है नदी नारी और संस्कृति, ये है 1993 का। फिर है इनका निबंध फागुन दुई रे दीना। फागुन दुई रे दीना ये पूछा जा चुका है, ये है 1994 का। पीपल के बहाने 1994, फिर है सिरसी की याद आई 1995, फिर है हिंदी और हम, फिर उसके बाद है ब्रह्मानंद का पचड़ा, फिर है भारतीय चिंतन धारा, भारतीय चिंतन धारा, फिर है साहित्य का खुला आकाश, फिर है यात्राओं की यात्रा, फिर है बूंद मिली सागर में, फिर है सा हृदय, फिर है तंत्र कला और आस्वाद, फिर है अध्यापन, भारतीय दृष्टि, फिर है राधा माधव रंग रंगी, गीत गोविंद की व्याख्या है इसमें, फिर है सपने कहाँ गए, ये जो है सपने कहाँ गए ये स्वाधीनता के बाद का वर्णन है इसमें, फिर है व्यक्ति व्यंजना जो 2001 की रचना है, फिर है गिर रहा आज पानी 2001 का है, फिर है सूर सरी सन, फिर है हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, ये थे इनके निबंध संग्रह। उसके बाद है साहित्य, संपादित साहित्य कुछ हैं उन्हें भी देख लेते हैं, काफी इनकी रचनाएं हैं। संपादित साहित्य है स्तंभक, व्याकरण भूषणम, आधुनिक हिंदी निबंध, गति और रेखा, आधुनिक निबंधावली, देव की दीप शिखा, रसखान रचनावली, फिर है संघर्ष के सोपान, आज के लोकप्रिय कवि अज्ञेय, फिर है हिंदी सेवा की संकल्पना, फिर है तुलसी मंजरी, फिर है आधुनिक हिंदी कविता, फिर है सभापतियों के भाषण, ये 2 भागों में है सभापतियों के भाषण, फिर है श्याम सुंदर दास निबंधावली, फिर है ब्रज के लोक मंगल का संसार, फिर है सत्यनारायण कविरत्न ग्रंथावली, फिर है भारतेंदु मुकेट, फिर है प्रणों का शब्द संसार, फिर है चंदन चौक, लोक गीतों का संग्रह है इसमें चंदन चौक में, फिर है सूर बार्ड में सूची, फिर है बाबू श्याम सुंदर दास के निबंधों का संग्रह। उसके बाद है वेदाख्यान कल्पद्रुम है, फिर है कबीर वचनामृत, फिर है आलम ग्रंथावली, फिर है राहुल चैनिका, फिर है उत्तर गीत गोविंद, ये जो है इनकी कविता है, फिर है हिंदी में जीवन, फिर है देवेंद्र शर्मा अभिनंदन ग्रंथ, फिर चंद्रावली, ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये संपादित रचनाएं थी। उसके बाद है त्रिपाठी स्मृति ग्रंथ, फिर है महाभारत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य प्रकाश, आज्ञे काव्य स्तंभक और संस्कृति साधना। अब आते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ पर। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? हिंदी शब्द संपदा, हिंदी और हम, हिंदी में जीवन और प्राण शब्द संसार, फिर है तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, फिर है वाचिक कविता भोजपुरी, फिर है रहमन पानी राखिए जल पर आधारित है ये निबंध, फिर है साहित्य के सरोकार, ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। शोधपरक साहित्य कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। शोधपरक जो हैं वो हैं हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज, फिर है भारतीय भाषा शास्त्रीय, फिर है चिंतन की पीठिका, फिर है रीत विज्ञान, फिर है हिंदू धर्म दीपिका, फिर है भाषा और संप्रेषण, फिर है महाभारत का काव्यार्थ। उसके बाद है कविता संग्रह कौन सा है इनका? पानी की पुकार जो 1978 की रचना है,
फिर कोश साहित्य कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। कोश साहित्य है शासन कोश, दर्शन शब्दकोश, भाषा विज्ञान शब्दकोश, साहित्यिक ब्रजभाषा शब्दकोश, हिंदी शब्द संपदा, सूर प्रयोग वार्षिकी कोश। ये इनकी थी रचनाएं। उसके बाद इन्हें पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से मिले वो देख लेते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार जो है इन्हें मिला था 1990 में। शंकर सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इन्हें 1996 में सम्मानित किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा विश्व भारती सम्मान कब मिला? 1995-96। फिर है महाराष्ट्र भारती सम्मान 1994 में, फिर भारत भारती सम्मान 1997 में, फिर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1999 में, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला पारितोषिक इन्हें मिला, फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा रत्न सदस्यता सम्मान इन्हें मिला। अब आ जाते हैं निबंध पर। निबंध के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निबंध कौन सा है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। चलिए शुरू करते हैं निबंध को कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध संग्रह का प्रकाशन जो है 1974 में हुआ था। कब हुआ? 1974 में। उसके बाद उपरोक्त निबंध संग्रह में कुल जो हैं 17 निबंध हैं। कितने निबंध हैं? 17, जिसका अंतिम निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध एक विचार प्रधान ललित निबंध है। कैसा है? विचार प्रधान। व्यक्ति व्यंजक निबंध भी इसे कहा गया है। इस निबंध में वर्तमान पीढ़ी के प्रति उसके पूर्व की पीढ़ी की संवेदनशीलता और मंगल कामना का अपूर्व लगाव दर्शाया गया है। उसके बाद इस निबंध में लेखक का जो पुत्र है चिरंजीवी और लेखक के घर में आई महानगरी वातावरण में पली एक मेहमान कन्या है, उसका नाम क्या है? कृष्ण। रात के 9 बजे ये जो है संगीत कार्यक्रम देखने जाते हैं। लेखक का लड़का जो है किशोर वय का है, वह संकट बोध की कविता लिखता है। लड़की जो है कृष्णा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती। उसके बाद ये जो है संगीत कार्यक्रम देखकर लेखक का पुत्र चिरंजीवी और कृष्णा सुबह के 4 बजे आते हैं। कृष्णा दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाती है। निबंध में लेखक कहते हैं कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। लेखक इस निबंध में तुलसीदास के विषय में कहते हैं कि क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अबध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। उसके बाद इसमें जो है कि निबंध में राम के मुकुट से संबंधित भावभूति का एक श्लोक भी दिया गया है। कौन सा है? पुरा यत्र श्रोता पुलिन मधुना तंत्र सरिता। उसके बाद लोक कथाओं में, लोक साहित्य में, लोक गीतों में, मंगल कार्यों में, शादी ब्याह के मौके पर आज भी राम को याद किया जाता है और उन्हें उल्हाना भी दी जाती है। इस निबंध में पूरी भारतीय लोक संस्कृति राम से जुड़ी घटना परिघटनाओं से अपने को परिपुष्ट करती है। उसके बाद इस निबंध के पात्र और घटनाएं जो हैं प्रतीकात्मक हैं। कैसे हैं? प्रतीकात्मक हैं। राम का वनवास मिलना आज के युग में नौकरी पेशा को
लेकर घर से बाहर रहने वाले लोगों पर सटीक बैठता है। ऐसे लोगों को घर के बड़े बुजुर्ग कोसते हैं कि कैसा वनवास मिल गया है। उसके बाद निबंध में आए लक्ष्मण का दुपट्टा, प्रहरी की जागरूकता, सीता का सिंदूर अखंड सौभाग्य और राम का मुकुट उत्कर्ष का प्रतीक है। इस निबंध में भोजपुरी शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है। निबंध के लेखक की उदासीनता, आक्रामक चिंता और पीढ़ियों के प्रति ममत्व भाव को दर्शाया गया है। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है कि इसमें जो है लोगों को धारण निर्वासन का परिणाम, सीता का दोहरा निर्वासन, वस्तु स्थिति का ज्ञान, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के अंतर, मध्यमार्गी व्यक्ति की समस्याएं, माँ कौशल्या के मन की चिंता, निराशावादी जीवन, राम का आदर्श, मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि तथ्यों को भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। उसके बाद इसमें जो है महत्वपूर्ण कथन है वो भी हम देख लेते हैं कि कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। इसमें जो है संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा यानी पटुकवा दुपट्टा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, कृतराम घर लहोरी। ये जो गीत है उसमें राम का मुकुट भीग रहा उसमें है। इसमें जो है आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी जो है अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। पॉइंट है, लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुक्ति की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। उसके बाद राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीग पाए। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विशूर रही है। पॉइंट है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं और लताएं जो हैं वो कुम्हला गई हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करहा उठते हैं और उस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वरवक्ष और प्रखर हो उठता है, तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। अगला पॉइंट है, मुकुट दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है, लागत अवध भय भा भारी, मनहु काल राति अंधियारी। तो ये था हमारा निबंध और विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं, उनका जीवन परिचय, महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो फिर आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।